हेलो स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके हमने विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, या हम जिसे संविधान का एक वैचारिक आधार भी समझ सकते हैं या दार्शनिक आधार समझ सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए इस संविधान को अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, यह हमारे पूरे संविधान का सार है। इसी से संविधान को प्रेरणा और आधारशिला मिली है। हमारे संविधान के जितने भी प्रावधान हैं, वे सभी प्रावधानों में जो स्फूर्ति आती है, वे प्रस्तावना में निहित भावनाओं से ही आती है। कानूनी दृष्टि से हम देखें तो प्रेमबिल संविधान का अंग नहीं है, किंतु प्रैक्टिकली हम देखें तो इसी के द्वारा ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्गनिर्देशन करने वाला प्रकाश स्तंभ की भांति है कि हम क्या करेंगे, हमारा गोल क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह हमें प्रस्तावना से ही पता लगता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माती सभा में प्रस्तुत किया था, उससे लिया गया है। अपने मेरठ अधिवेशन में 1946 में इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार करते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के लिए स्वाभाविक है कि वे भारतीय जनमानस के सामने अपने उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करें और संविधान सभा के सम्मुख जो भी उद्देश्य हैं, उनका ऐतिहासिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के भावी संविधान की जो बुनियादी रूपरेखा थी, उसका बहुत प्रभावशाली ढंग से निरूपण किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्तावना को ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला कहा जा सकता है। सही मायने में हम देखें तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय स्वाधीनता का घोषणा पत्र था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली है। डॉक्टर सुभाष कश्यप का यह मानना है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द एक एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है तपस्या की, त्याग की, बलिदान की। इस प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्दों और भावों को जोड़ा भी गया है। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी विशेषताएं क्या है। पहली बात हमने ये देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का
स्रोत जनता में निहित करती है। और प्रस्तावना का सार बिंदु भी यही है कि हम भारत के लोग भारत को, संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, इनके जो गोल्स हैं, जो ध्येय हैं, उनकी घोषणा की गई है। प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 गोल हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और इसकी घोषणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर दी गई है। इसी प्रकार प्रस्तावना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य बनाना है। और हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य को, भारत को घोषित किया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य भी घोषित किया गया है। इसमें गणतंत्र शब्द का प्रयोग इस बात पर प्रभाव डालता है कि हम वंशानुगत लोकतंत्र नहीं, अपितु लोकतंत्री गणतंत्र में लोकतंत्रात्मक गणतंत्र को हमने अपनाया है। न्याय, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता के सारे हमारे जितने भी भाव है, या हमारी जो भी गोल्स थे, या हमारी जो सब इच्छाएं थी संविधान निर्माताओं की, वो सभी इस प्रस्तावना में शामिल की गई है। एक्चुअली हम देखें तो प्रस्तावना में भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से निखर करके सामने आती है। संविधान की इस आत्मा के अध्ययन से देश के सभी नागरिकों को देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है, और हमारे विधान के प्रति, हमारे अमर विधान के प्रति हमारी आस्था भी जागृत होती है। इस प्रस्तावना में हमें अनेक गुण दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। पहली बात, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण दिखाई देती है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि संविधान तो मात्र शरीर है, जबकि प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। प्रस्तावना निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा दिखाई देती है, और संविधान की आत्मा कहते हैं संविधान के मूल सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों को ही सर्वोपरि मानती है। हम जिस मान्यताओं को से, जिस युगों से हमारी विश्वास, निष्ठा और आकांक्षाओं को सहेजते रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह हम देखते हैं कि प्रस्तावना चित्रित है, जिसमें स्वाधीनता संघर्ष की जो हमारी स्थिति है उसकी पूरी कल्पना इसमें बताई गई है। साथ ही साथ निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उसकी नीति सुनिश्चित करना रहा है। एक मुकदमे के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 1970 में एक टिप्पणी करी थी कि यदि विधानमंडल के द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर अगर कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका यही है कि उसके मूल में निहित भावनाओं आधार पर विचार किया जाए तथा संविधान की उद्देशिका का आश्रय लिए जाए, क्योंकि संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, ये उसका आधार है। और जब तक कोई अधिनियम उसके प्रतिकूल न हो तब तक हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रस्तावना का सहारा लेकर के संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी, उनकी क्या आस्था थी, उनका क्या विश्वास थे, वो किस प्रकार की मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे, वो हमको प्रस्तावना से पता चलता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो निहित दर्शन है उसकी अभिव्यक्ति हमको प्रस्तावना में दिखाई देती है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नवनिर्माण की भूमिका में एक नए और जिस सुव्यवस्थित समाज की कल्पना की है, ये बड़े सौभाग्य और संतोष की बात है कि उन्होंने जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के, जिस सामाजिक उत्थान, जिस सामाजिक न्याय की बात की है, भारतीय संविधान की सफलता उसके उद्देश्य का, उसके उदारवादी दर्शन में हमको अक्षरश दिखाई देती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श है। ये जहाँ एक और हमें अपने गौरवमय अतीत से जोड़ते हैं, वहीं हमें ये भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं। धन्यवाद।